हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ मेरा क्या चल रहा था बताना। एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति पूरी है ना, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, त्रिकोणमिति पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके बाद त्रिकोणमिति का एक पोर्शन था मैक्सिमा और मिनिमा, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बस त्रिकोणमिति का ही एक पोर्शन बचा हुआ है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, 4 से 5 क्लास में ये हाइट एंड डिस्टेंस भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो तुम लोग का त्रिकोणमिति का जितना भी पोर्शन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करो हमको, ताकि मैं तुम लोग को पूरा का पूरा एडवांस मैथ और पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ का एक एक चैप्टर पूरा डिटेल में यूट्यूब पर फ्री में डालता रहूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं आज। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ हमको थ्योरी है, उसके बारे में हमको ध्यान से समझना है। उसके बाद इसके क्वेश्चन पे आएंगे हम। ध्यान से सुनना, पहले इसका हम थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम हिंदी में इसको बोला जाता है ऊंचाई एवं दूरी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हिंदी में इसको बोला जाता है ऊंचाई एवं दूरी। हिंदी में इसको बोला जाता है ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस टॉपिक में हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ा जो खिलाड़ी होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है समकोण त्रिभुज, और सारा का सारा कंसेप्ट समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट में समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इंग्लिश में इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से सुनना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। एक मैं त्रिभुज बना रहा हूं, इस तरीके से मैं एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इस तरीके से मैं एक त्रिभुज बना लिया, देखते रहना ध्यान से। इस त्रिभुज का नाम मैं डाल देता हूं ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम मैं डाल देता हूं ए बी सी। ठीक है, ठीक है। अब इस त्रिभुज का एक कोण मैं यहां पे ले लिया 90 डिग्री का, एक कोण में 90 डिग्री का ले लिया, एक कोण में इसका 90 डिग्री का ले लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज हो गया? क्या ये त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज हो गया? देखो मेरे भाई ध्यान से, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका एक कोण 90 डिग्री का हो गया, एक कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें 3 भुजा भी है, ए बी, बी सी और ए सी। अब तीनों भुजा का समकोण त्रिभुज में अलग अलग नाम होता है, तीनों भुजा का समकोण त्रिभुज में अलग अलग नाम होता है। ठीक है मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। शॉर्ट फॉर्म में इसको एस से डिनोट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और ये भुजा फिक्स होता है हमेशा, ये भुजा फिक्स होता है, ये भुजा इसका फिक्स होगा। ठीक है, जहां कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा समकोण त्रिभुज में, जहां कहीं भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा समकोण त्रिभुज में, तो उसके सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, वो ये हमेशा फिक्स होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें दो भुजा बच गया, अब इसमें 2 भुजा बच गया, एक ये वाला साइड बच गया और एक ये वाला साइड बच गया। ठीक है मेरे भाई, तो इस दोनों भुजा का भी अलग अलग नाम है, इस दोनों भुजा का भी अलग अलग नाम है। ठीक है मेरे भाई, वो डिपेंड करता है कि हम कौन कौन सा लेते हैं। अगर मैं ये कोण को बेस मान के काम करता हूं, इस कोण को अगर मैं बेस मान के काम करता हूं, इस कोण को अगर मैं बेस मान के काम करता हूं, तो इस कोण के सामने वाला भुजा को बोला जाता है लंब। इस कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोला जाएगा, लंब बोला जाएगा, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जो बच गया भुजा उसको क्या बोला जाएगा, आधार बोला जाएगा, आधार। जो बच गया उसको क्या बोला जाएगा, आधार बोला जाएगा, आधार।
जिसको बी से डिनोट किया जाता है, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं इस कोण को बेस मान के काम करूंगा, इस कोण को बेस मान के काम करूंगा, ध्यान से सुनना, इस कोण को अगर मैं बेस मान के काम करूंगा, ठीक है, कर्म तो फिक्स ही है, तो इस कोण को बेस मान के काम करोगे तो ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, फिर इस कोण के हिसाब से इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, इसके सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब, और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, जो बच जाएगा वो आधार कहलाएगा, जो बच जाएगा वो आधार कहलाएगा, यानी ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का एक भुजा फिक्स होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, बाद बाकी जो दो भुजा बचा उसमें एक लंब होगा, एक है ना, एक लंब होगा, एक आधार होगा, यानी एक पी होगा, एक बी होगा। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा थीटा कौन है। अगर ये बेस होगा तो ये पी होगा, ये बी होगा, और अगर ये कोण बेस होगा तो ये पी होगा, ये बी होगा, यानी इस कोण के सामने वाला भुजा पी, जो बच जाएगा वो बी, और अगर ये कोण बेस हुआ तो इसके सामने वाला भुजा पी, जो बच जाएगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो हमारी बात अब ध्यान से सुनना, हमारी बात अब ध्यान से सुनना। इसमें मैं एक रूल लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसमें मैं एक रूल लिख रहा हूं, और ये रूल क्या है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। रूल क्या है, यदि समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हो, समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हो, यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हो, दो भुजा का मान दिया हो, समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हो, और तीसरी भुजा निकालना हो, और तीसरी भुजा निकालना हो। समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो दो भुजा का मान दिया और तीसरी भुजा निकालना हो, तीसरी भुजा निकालना हो, तीसरी भुजा निकालना हो, दो भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं पहले भुजा पे फोकस कर रहा हूं, कोण पे मैं बाद में फोकस करूंगा। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये होता है एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होता है बताना मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हो और तीसरा भुजा निकालना, कोई सा भी दो भुजा दे देगा, पी बी एच में से कोई सा भी दो भुजा दे देगा, और तीसरा भुजा अगर निकालना होगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे एग्जाम्पल देखना ध्यान से, एग्जाम्पल देखना ध्यान से, एग्जाम्पल देखना ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज में यहां पे लगा रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज में यहां पे लगा रहा हूं, देखते रहना मेरे भाई ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज में यहां पे लगा रहा हूं, 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो हो गया समकोण त्रिभुज, और मैं ये बेस कोण लेकर काम कर रहा हूं, ये बेस कोण लेकर मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला भुजा मैं लगा दिया 15 सेंटीमीटर का, ये वाला भुजा मैं लगा दिया 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये वाला भुजा मैं लगा दिया 15 सेंटीमीटर का, और ये वाला भुजा मैं लगा दिया 12 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये वाला भुजा क्या होगा, ये वाला भुजा क्या होगा, ये वाला भुजा क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ कि ये समकोण त्रिभुज है, मान लो कि ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है, और इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दे दिया और तीसरा भुजा निकालना है, तीसरा भुजा निकालना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ मेरे भाई, ये बेस कोण है, तो बेस कोण है तो यहां ये वाला साइड क्या बन जाएगा बताना, इसका नाम स्पेशल क्या होता है, ये बेस कोण अगर थीटा है तो ये सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, पी, तो ये बी बन जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा फिक्स होता है, ये एच हो जाएगा, एच। ठीक है, अब दो भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ,
पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एच का वैल्यू कितना है 15 है, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है बताना, पी का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना बताना, बी का वैल्यू 12 है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो तुम बता मेरे भाई ये कितना बन जाएगा बताना, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144, जो इधर आएगा तो 100 माइनस का 144 हो जाएगा, बराबर क्या बनेगा पी स्क्वायर बनेगा पी स्क्वायर। तो 225 में से 144 चला गया तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 81 नहीं बनेगा, ये 81 बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंदर 81, रूट अंदर 81 का रूट 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो ये बन गया 9 सेंटीमीटर। पी का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आया, इतना बात तुमको समझ में आया कि समकोण त्रिभुज का कोई सा भी दो भुजा दे देगा और तीसरा भुजा अगर निकालना होगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तीसरा भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, इतना बात तुमको समझ में आ गया, इतना बात तुमको समझ में आ गया। चलो मेरे भाई चलो, अब इसका दूसरा रूल देखना मेरे भाई, इसका दूसरा रूल, रूल नंबर 2, इसका दूसरा रूल देखना। अब ये दूसरा रूल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। यदि समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में यदि समकोण त्रिभुज में यदि समकोण त्रिभुज में एक भुजा, यदि समकोण त्रिभुज में एक भुजा, समकोण त्रिभुज में एक भुजा तथा एक कोण का मान दिया हो तो, एक भुजा तथा एक कोण का मान दिया हो तो, एक कोण का मान, एक कोण का मान दिया हो तो, यदि समकोण त्रिभुज में एक भुजा तथा एक कोण का मान दिया हो तो अन्य भुजाएं निकालने के लिए, 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 अन्य भुजाएं निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, और यह त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ध्यान से सुनना, और यह त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ध्यान से सुनना। त्रिकोणमितीय अनुपात या इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिगोनोमेट्रिक, इसी को बोला जाता है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, और यह त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है तुम अच्छी तरीके से इस बात को जानता है। जब मैं त्रिकोणमिति शुरू किया था उस समय भी मैं बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो होता है, 6 गो होता है, 6 गो। कौन कौन होता है बताना। सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताना, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है बताना, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। और तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है बताना, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब इसी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बटा एच है तो ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा एच बटा पी। इसी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इसी कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो ये बी बटा एच है तो ये कितना हो जाएगा, ये एच बटा बी हो जाएगा, ये एच बटा बी हो जाएगा। ठीक है,
और इसी tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, इसी tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो ये p बटा b है तो क्या बन जाएगा, b बटा p बन जाएगा, ये b बटा p बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो 6 गो त्रिकोणमितिक रेशियो हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये इसका उल्टा 3 गो है, ये इसका उल्टा 3 गो है, तो ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, और ये छठा हो जाएगा। ठीक है। अब तुम बताओ त्रिकोणमितिक रेशियो का इस्तेमाल कब किया जाता है। देखो, किसी समकोण त्रिभुज में 2 गो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना है, तब तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन 2 भुजा ना देकर एक ही भुजा देगा, एक ही भुजा देगा, और एक भुजा के साथ समकोण त्रिभुज का एक कोण भी देगा। एक भुजा और एक कोण जब भी दिया रहेगा तो अन्य भुजा निकालने के लिए तुमको त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी ये 6 का 6 रेशियो है, इसमें से किसी न किसी रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं एग्जांपल लगाऊंगा तो तुम्हारा दिमाग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखना ध्यान से, इसमें मैं 1-2 एग्जांपल लगाता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल यहां पे बना होगा। ऐसे मैं चरखुट बना दूंगा तो समझ जाना ये 90 डिग्री का एंगल को रिप्रेजेंट करना है। ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और ये वाला जो कोण है वह है 30 डिग्री का, ये वाला जो कोण है वह है 30 डिग्री का। ठीक है। अब ये वाला जो भुजा है वह है 20 सेंटीमीटर का, ये वाला भुजा 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये वाला भुजा 20 सेंटीमीटर का है। इसमें गायब क्या है वो निकालना है, गायब भुजा निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है, h होता है, ये h होता है। ठीक है, हमको ये दोनों गायब भुजा निकालना है। ये बेस कोण 30 डिग्री दे रखा है, बेस कोण, तो ये वाला साइड क्या कहलाएगा, p, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, b। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकाल के देना है, इस क्वेश्चन में हमको क्या निकाल के देना है, p का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या डाटा दे रखा है, बताना इस क्वेश्चन में क्या डाटा दे रखा है। तो इस समकोण त्रिभुज में एगो कोण और एगो भुजा दे रखा है और अन्य 2 भुजा निकालना है। तो इस बार पाइथागोरस तो लगेगा नहीं, पाइथागोरस प्रमेय तब लगता है जब 2 भुजा दिया हो, एक भुजा गायब हो। इसमें एक ही भुजा दे रखा है और एक कोण दे रखा है, तो यहां त्रिकोणमितिक रेशियो लगेगा। तो सबसे पहले दोनों भुजा निकालने से पहले कोई एक भुजा पे फोकस करो, सबसे पहले एक भुजा पे फोकस करो। तो सबसे पहले मैं p निकालने के मूड में हूं, सबसे पहले मैं p निकालने के मूड में हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा त्रिकोणमितिक रेशियो लगाओगे, इतना सारा त्रिकोणमितिक रेशियो है, 6 का 6 त्रिकोणमितिक रेशियो, कौन सा लगाओगे। तो ध्यान से सुना मेरे भाई, टेक्निक इसका देखना ध्यान से क्या है। देखो इस समकोण त्रिभुज में दे क्या रखा है, h का मान दे रखा है, h का मान दे रखा है, दे क्या रखा है, h का मान, और पूछ क्या रहा है, p का मान, पूछ क्या रहा है, p का मान पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, p का मान पूछ रहा है। तो दे रखा है h का मान, पूछ रहा है p का मान, तो h और p में कौन सा रिश्ता बताता है, कौन सा रेशियो जो है वो h और p में रिश्ता बताता है, p और h में या h और p में कौन सा रेशियो रिश्ता बताता है। तो सर साइन थीटा बताता है p और h में रिश्ता, और कोसेक थीटा बताता है कोसेक थीटा। तो इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला लगाओगे तो p का मान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा फार्मूला लगा देता हूं साइन थीटा का, मैं सीधा फार्मूला लगा देता हूं साइन थीटा का, मैं सीधा फार्मूला लगा देता हूं साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताना, साइन थीटा बराबर p बटा h होता है। बस वैल्यू में पुट करूंगा, वैल्यू में पुट करूंगा, साइन और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताना, p का वैल्यू तो निकालना है, और h का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 20, h का वैल्यू 20 दे रखा है, 20। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर कितना हो जाएगा, p बटा का 20 हो जाएगा, p बटा का 20 हो जाएगा, 2 से 20 10 मरतबे चला जाएगा, और क्रॉस गुना होगा तो p का वैल्यू कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर का बन गया, p का वैल्यू कितना बन गया, 10 सेंटीमीटर का बन गया। तो p का मान कितना आ गया बताना, यहां से p का मान कितना आ गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, p का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको चाहिए b का मान, अब हमको चाहिए b का मान, अब हमको चाहिए b का मान। तो तू बता मेरे भाई b का मान कैसे निकलेगा, b का मान कैसे निकलेगा। अब मैं इस पे फोकस करूंगा, ठीक है, अब मैं इस पे फोकस करूंगा। h का वैल्यू दे रखा है, b का मान पूछ रहा है, अरे बताओ ना, h का वैल्यू दे रखा है, h का वैल्यू दे रखा है और b का वैल्यू पूछ रहा है, h का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू पूछ रहा है, तो कौन सा रेशियो लगेगा, b और h के बीच में कौन सा रेशियो ऐसा है जो रिश्ता बतलाता है b और h के बीच में। तो कौन सा रेशियो मैं इस्तेमाल करूंगा बताना मेरे भाई, b और h के बीच में cos थीटा भी बतलाता है, सेक भी बतलाता है, तो मैं सीधा के साथ जाऊंगा, cos थीटा के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो तुम यहां पे क्या इस्तेमाल करेगा, cos थीटा इस्तेमाल करेगा, cos थीटा, यहां पर मैं cos थीटा इस्तेमाल करूंगा। तो cos थीटा बराबर कितना होता है, b बटा h होता है। ठीक है, जो चीज दिया रहेगा और जो चीज पूछेगा उसके बीच में रिश्ता लगाना है, अरे समझ रहा है। चलो, तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h। अब बताओ cos थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है,
बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 20 है, एच का वैल्यू 20 है। तो तू बता मेरे भाई cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बताना। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, b बटा का 20 हो जाएगा। 2 से ये 20 कितना मरतबे चला जाएगा, 10 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्रॉस गुना करेगा तो b का वैल्यू कितना बनेगा बताना। यहां से क्रॉस गुना करेगा तो b का वैल्यू कितना बनेगा, तो b का वैल्यू बनेगा 10 गुना का √3 यानी 10√3। और यूनिट क्या चढ़ जाएगा, सेंटीमीटर में चढ़ जाएगा, यूनिट क्या चढ़ जाएगा, सेंटीमीटर में चढ़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब हमको एक चीज और बताना है इसमें, देखो इसमें एक चीज और बताना। जैसे तुम यहां पे पहले h और p में रिलेशन निकालकर h p का मान ले आया था, h का मान दे रखा था, तो ये भुजा निकालने के लिए या तो तुम त्रिकोणमितिक रेशियो लगा लो, या तो cos थीटा बराबर b बटा h निकाल लो, या नहीं तो अगर p का मान तुम्हारे पास आ चुका है, h का मान अगर है, तो b का मान निकालने के लिए तुम यहां से पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल कर सकता है। अरे बताओ ना, जब तुम्हारे पास किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा ऑलरेडी आ गया, तो तुम्हारे पास यहां पर ऑप्शन है, या तो ये त्रिकोणमितिक रेशियो से वैल्यू निकाल लो b का, या नहीं तो तुम्हारे पास ये चाह रहा है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकल सकता है। दोनों तरीका से अपनाओगे तो आंसर तुम्हारा एक ही बनेगा। और हमको नहीं लगता कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से आसान होता है ये रेशियो। पाइथागोरस प्रमेय में तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के पीछे जाएंगे नहीं, ठीक है, हम लोग त्रिकोणमितिक रेशियो का इस्तेमाल करके ही ये वाला भुजा निकाल लेंगे। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो दो रूल हो गया इस पे। अब मैं तीसरा रूल की बात करूंगा, रूल नंबर 3। और ये इंपॉर्टेंट रूल है जो हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है जो हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो हमको इसमें इस रूल में दो चीज देखना है, दो चीज देखना है। सबसे पहला देखना है हमको, सबसे पहला देखना हमको उन्नयन कोण, सबसे पहला देखना हमको उन्नयन कोण, सबसे पहला देखना हमको उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ठीक है। और दूसरा हमको देखना है, दूसरा हमको देखना है वह है अवनमन कोण। दूसरा जो हमको देखना है, दो प्रकार के कोण के बारे में समझना है, एक उन्नयन कोण और दूसरा देखना है अवनमन कोण। हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस का ये आधार होता है, आधार। ठीक है, ये दोनों कोण के बारे में नहीं पता रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन टसकेगा नहीं। इसलिए दोनों कोण हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये दोनों कोण। अवनमन कोण इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के हिसाब से चलना है। उन्नयन कोण जो होता है, जो उन्नयन कोण होता है, ये नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है। मैं अभी समझाऊंगा। उन्नयन कोण जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है, नीचे से, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण का निर्माण होगा, उन्नयन कोण का। ठीक है, और ये अवनमन कोण का निर्माण कब होता है, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। इसका निर्माण कब होता है, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। अवनमन कोण का निर्माण होता है ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैं फिगर लगाना चाहता हूं इसमें, ठीक है, और इसको मैं समझाना चाहता हूं कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक बिंदु यहां पर मैं ले लिया P,
एक बिंदु मैं ले लिया P, ठीक है, और इस P बिंदु पर एक लड़का खड़ा है, इस P बिंदु पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, जिसका आंख यहां पे है, जिसका आंख P बिंदु पर है, जिसका आंख मान लो P बिंदु पर है, ठीक है, और ये लड़का नीचे खड़ा है और ऊपर की ओर एक बिंदु में ले लिया यहां पे Q, एक बिंदु में ले लिया यहां पर Q, और इस Q बिंदु पर भी एक लड़का खड़ा है, ठीक है, जिसका आंख ये एग्जैक्ट Q बिंदु पर है, जिसका आंख एग्जैक्ट है Q बिंदु पर है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अब तुम बताओ, ये लड़का नीचे खड़ा है और ये लड़का ऊपर खड़ा है, तो ये लड़का जो नीचे खड़ा है, जब इस लड़का को देखेगा तो अपना सर ऊपर की ओर उठाएगा, ऐसे करके अपना सर ऊपर की ओर उठाएगा, ठीक है। तो ये लड़का अगर इस लड़का को देखना है, इस लड़का को अगर इस लड़का को देखना है, तो इसका सर ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा, सर ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा, या नहीं तो ये सीधा देखेगा, तो या नहीं तो ये लड़का अगर सीधा देखेगा तो यहां से एक लाइन जाएगा, ये लड़का अगर ऊपर ना देखकर सीधा देखेगा तो ये लाइन इस तरीके से जाएगा, ये लाइन इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा केस ये है कि ये लड़का अगर ऊपर बैठा एक लड़का है, उसको अगर देखेगा तो इसको अपना सर उठाना पड़ेगा ऐसे, तो इसको अपना सर उठाना पड़ेगा ऐसे, तो इसके आंख से इसका आंख मिलन होगा, इसके आंख से इसके आंख में मिलन होगा, और मिलन होगा तो इसके आंख से इसके आंख के बीच में एक लाइन खींचा जा सकता है, इसके आंख से और इसके आंख के बीच में एक लाइन खींचा जा सकता है, इस तरीके से एक लाइन खींचा जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। या तो ये लड़का सीधा देखेगा तो एक लाइन सीधा जाएगा, या नहीं तो ये लड़का ऊपर बैठा जो लड़का है उसको देखेगा तो अपना सर ऊपर करेगा, तो इसके आंख से इसके आंख में एक लाइन जाएगा। अरे हम किसी आदमी को कब देखते हैं? जब हमारा आंख और उसका आंख एकदम सीधा सामने होता है, हमारा आंख और उसका आंख सीधा सामने होगा, तभी एक लाइन दोनों के आंखों के बीच में बन जाएगा, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अगर ये लड़का सीधा देखता है और सीधा देखने पर जो लाइन बनता है, उस लाइन को बोला जाता है क्षैतिज रेखा, उस लाइन को क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा, उस लाइन को क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर ये लड़का सर उठा के ऊपर बैठा लड़का को देखेगा तो ये जो दोनों के आंख के बीच में जो लाइन जाएगा, तो इस लाइन को बोला जाता है दृष्टि रेखा, इस लाइन को क्या बोला जाता है? दृष्टि रेखा, इस लाइन को क्या बोला जाता है? दृष्टि रेखा, इस लाइन को क्या बोला जाता है? दृष्टि रेखा, ठीक है मेरे भाई। तो ये लड़का सीधा देखेगा तो क्षैतिज रेखा, और आंख सर सर उठाकर अगर ऊपर देख दिया तो यहां से दोनों के आंख के बीच में एक प्रकार का लाइन बनेगा, उस लाइन का नाम होगा दृष्टि रेखा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दो लाइन के बीच में एक प्रकार का एंगल तुमको दिखाई दिया, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक प्रकार का एंगल यहां पे दिखाई दिया, एक प्रकार का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुम लोग को, एक प्रकार का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों रेखा के बीच में, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में एक एंगल बन गया, और इसी एंगल का नाम है, इसी एंगल का नाम होता है उन्नयन कोण, इसी एंगल का नाम क्या होता है? उन्नयन कोण, इसी एंगल का नाम क्या होता है? उन्नयन कोण, ठीक है मेरे भाई, इसी एंगल का नाम होता है क्या? उन्नयन कोण। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, इसमें एक दो चीज हमको पकड़ना है, इसमें एक दो चीज पकड़ना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, उन्नयन कोण कहां बन रहा है? उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, और किसके कारण बन रहा है? ये क्यू बिंदु पर जो एक आदमी खड़ा है उसको देखने के कारण उन्नयन कोण नीचे बन गया। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, नीचे। और क्यों बन रहा है उन्नयन कोण? क्यों बना? क्योंकि ऊपर बैठा एक आदमी है, उसको देखने के कारण उन्नयन कोण बन गया। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? देखो P बिंदु पर इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, P बिंदु पर, P बिंदु पर, P बिंदु पर किसका उन्नयन कोण है? P बिंदु पर Q का उन्नयन कोण, P बिंदु पर Q का उन्नयन कोण, P बिंदु पर Q का उन्नयन कोण, P बिंदु पर Q का उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, P बिंदु पर Q का उन्नयन कोण कितना है? थीटा है, थीटा। P बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि P Q को देखा, तो P बिंदु पर जो उन्नयन कोण बन रहा है थीटा, वो किसका हुआ? किसका हुआ? जिसके कारण ये कोण बना उसका कोण हुआ, जिसके कारण ये कोण बना उसका ये उन्नयन कोण हुआ। तो P बिंदु पर जो कोण बन रहा है थीटा, ये किसका कोण है? तो जिसके कारण ये कोण बना, तो इसके कारण ये कोण बना, इसको देखने के चक्कर में ये P बिंदु पर कोण बना लिया। तो P बिंदु पर उन्नयन कोण वो किसका है? वो Q का है। तो P बिंदु पर Q का उन्नयन कोण कितना है? थीटा है, ठीक है मेरे भाई। ये P बिंदु पर जो उन्नयन कोण होता है वो किसका होता है? जिसके कारण ये कोण बनता है उसका होता है।
तो P बिंदु पर उन्नयन कोण थीटा किसका होगा? Q का होगा। इसलिए मैं यहां पर लिखा हूं P बिंदु पर Q का उन्नयन कोण, P बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो Q का है, तो P बिंदु पर Q का उन्नयन कोण, Q के देखने के कारण उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो अब नमन कोण की ओर आते हैं। अब नमन कोण कैसे बनता है? ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। इस बार जस्ट उल्टा कहानी करेंगे, इस बार जस्ट उल्टा कहानी करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस बार जस्ट उल्टा कहानी करेंगे। ऊपर एक बिंदु है, यहां पर मैं लगा दिया P, ऊपर एक बिंदु में यहां पे लगा दिया P, और इस बिंदु पर एक लड़का खड़ा है जिसका आंख इस बिंदु पर टकाटक, आंख इस बिंदु पर टकाटक किसी को देख रहा है। ठीक है, P बिंदु पर एक लड़का खड़ा है जिसका आंख P बिंदु पर लगा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर खड़ा है ऊपर, और नीचे एक बिंदु पर, नीचे एक बिंदु है Q, इस Q बिंदु पर भी एक लड़का खड़ा है और उसका आंख एग्जैक्ट ये Q बिंदु पर है, उसका आंख एग्जैक्ट है ना, ये Q बिंदु पर है। ठीक है मेरे भाई, अब ऊपर ये लड़का P खड़ा है, नीचे ये लड़का Q को देख रहा है। ऊपर जो लड़का बैठा हुआ है, ऊपर जो लड़का खड़ा है P बिंदु पर, वो नीचे Q बिंदु पर खड़ा एक लड़का को देख रहा है। तो तुम बताओ, यहां ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। ठीक है, यानी ऊपर बैठा हुआ जो लड़का है वो नीचे खड़ा हुआ लड़का को देख रहा है, ऊपर जो लड़का है वो नीचे वाले लड़का को देख रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, तुम हमको इतना बताओ, अगर ये लड़का नीचे ना देखता, नीचे ना देखता और सीधा देखता, तो सीधा देखता तो एक लाइन सीधा जाता है ऐसे, एक लाइन सीधा जाता है ऐसे। अगर ये P बिंदु पर जो लड़का बैठा हुआ है या खड़ा है, वो अगर इसको ना देखता, अगर ये सीधा देखता तो एक लाइन यहां से सीधा जाता, एक लाइन सीधा जाता। लेकिन मेरे भाई, ये लड़का अगर इस लड़का को देखेगा तो क्या होगा बताना? ये लड़का अपना गर्दन ऐसे नीचे की ओर झुकाएगा, और ये लड़का अगर इस लड़का को देखेगा तो अपना गर्दन नीचे की ओर झुकाएगा, तो इस लड़के के आंख और इस लड़के के आंख के बीच में एक लाइन बन जाएगा। अरे बताओ ना, ये लड़का अगर इस लड़का को देखेगा तो इस लड़के के आंख और इस लड़के के आंख के बीच में क्या बनेगा? एक प्रकार का लाइन बनेगा, एक प्रकार का लाइन, एक प्रकार का लाइन बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक प्रकार का लाइन बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, अगर ये लड़का सीधा देखेगा तो ये कौन सा रेखा हो जाएगा? ये कौन सा रेखा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। अगर सीधा देखेगा तो कौन सा रेखा हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। और ऊपर बैठा हुआ ये लड़का अगर नीचे बैठा हुआ लड़का को देखेगा तो अपना सर नीचे झुकाएगा, और सर नीचे झुकाएगा तो इसके आंख और इसके आंख के बीच में एक लाइन बनेगा, तो उसी लाइन को क्या बोला जाता है? दृष्टि रेखा। उसी लाइन को क्या बोला जाएगा? दृष्टि रेखा। उसी लाइन को क्या बोला जाता है? दृष्टि रेखा। इसी लाइन को क्या बोला जाएगा? दृष्टि रेखा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और एक क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक प्रकार का एंगल क्रिएट हो गया, एक प्रकार का कोण का निर्माण हो गया, एक प्रकार का कोण का निर्माण हो गया। तो इसी कोण का नाम क्या होगा? इसी कोण का नाम क्या होता है? अवनमन कोण। इसी कोण का नाम क्या होता है? अवनमन कोण। इसी कोण का नाम क्या होता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है मेरे भाई। तो अवनमन कोण का निर्माण कब होता है? ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। उन्नयन कोण का निर्माण कब होता है? नीचे से ऊपर की ओर देखने पर। ये दो चीज तुमको ध्यान रखना है। और उन्नयन कोण अवनमन कोण किसके बीच में बनता है? तो हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनता है। उन्नयन कोण भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना, और अवनमन कोण भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना। ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको पढ़ना आना चाहिए, अब इसको पढ़ना आना चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस बार कोण कहां बना? इस बार कोण कहां बना? बिंदु P पर। इस बार कोण कहां बना? बिंदु P पर। तो बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु Q का, बिंदु P पर, बिंदु Q का, बिंदु Q का अवनमन कोण, बिंदु Q का अवनमन कोण थीटा है। इसको पढ़ना आना चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, इस बार कोण कहां बना? बिंदु P पर। तो बिंदु P पर जो कोण बना वो थीटा है, अवनमन कोण। लेकिन ये कोण है किसका? जिसके कारण ये कोण बना उसका है। तुम बताओ, ये लड़का इस लड़का को देखने के चक्कर में यहां पे कोण बना लिया ना थीटा। तो बिंदु P पर जो थीटा कोण बनना है, अवनमन कोण, वो किसका होगा? जिसके कारण बन रहा है उसका होगा। तो बिंदु P पर जो अवनमन कोण होगा वो किसका बनेगा? Q का बनेगा, Q का। ठीक है, पढ़ना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया। तुम बताओ मेरे भाई, बिंदु P पर उन्नयन कोण बनेगा जो बिंदु Q का होगा, और इसमें बिंदु P पर जो अवनमन कोण बनेगा वो बिंदु Q का होगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। उन्नयन कोण अवनमन कोण कब बनता है? तुमको दो चीज है ना, दो तीन चीज हमेशा ध्यान रखना है। उन्नयन कोण अवनमन कोण कब बनेगा? तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, इस लाइन को ध्यान से देखना है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर। और अवनमन कोण कब बनेगा? तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है। एक ये लाइन ध्यान रखना है।
दूसरा, अवनमन कोण किसके किसके बीच में बनता है? तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में उन्नयन कोण बनता है। और यहां पर भी वही चीज है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में अवनमन कोण बनता है। ठीक है, दूसरा चीज ये ध्यान रखना है। और तीसरा चीज ये पढ़ना आना चाहिए कि बिंदु P पर उन्नयन कोण बनना है। बिंदु P पर उन्नयन कोण बनना है जो किसका होगा? जो बिंदु Q का होगा। और इसको पढ़ना आना चाहिए, बिंदु P पर जो अवनमन कोण बन रहा है, बिंदु P पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो किसका बन रहा है? वो बिंदु Q का बन रहा है। ठीक है, ठीक है। नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो, रूल 3 हो गया मेरे भाई। रूल 4 पे आना जरा। रूल 3 हो गया, रूल 4 पे आना। हर एक रूल को ध्यान रखना है, तब जाके क्वेश्चन टसकेगा। ठीक है, हर एक रूल को ध्यान रखना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, रूल 4 है समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं, कौन कौन तीनों भुजा होता है? P, B और H। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात क्या क्या होता है उसके बारे में समझना है। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं PBH के बीच में क्या क्या रेशियो बनता है उसके बारे में समझना है मेरे भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको ये चीज 100% आना चाहिए, ये चीज 100% आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें टोटल 3 केस बनेगा, ध्यान से देखते रहना। इसमें टोटल 3 केस बनेगा। केस नंबर 1, दूसरा मैं यहां पे लगा देता हूं, केस नंबर 2, और तीसरा मैं यहां लगा देता हूं, केस नंबर 3। अब 3 केस जो बन रहा है वो किसके आधार पे बन रहा है? 3 केस जो बन रहा है किसके आधार पे बन रहा है? तो जो पहला केस है वो कोनों के आधार पे बनेगा, कोनों के आधार पे। पहला केस भी कोनों के आधार पे बनेगा, पहला केस भी कोनों के आधार पे बनेगा, दूसरा 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 केस भी कोनों के आधार पे बनेगा। ठीक है, और तीसरा केस भी कोनों के आधार पे ही बनेगा, तीसरा केस भी कोनों के आधार पर बनेगा, तीसरा केस भी कोनों के आधार पे बनेगा। ठीक है मेरा भाई, तीनों केस कोनों के आधार पे बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। पहला केस में मैं समकोण त्रिभुज का फिगर लगाऊंगा, एक समकोण त्रिभुज का फिगर लगाऊंगा। पहला केस में मैं एक समकोण त्रिभुज का फिगर लगाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। पहला केस में समकोण त्रिभुज का मैं एक फिगर लगा दिया। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है समकोण त्रिभुज का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज का मैं नाम डाल देता हूं A, B और C। ये 90 डिग्री का एंगल है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर समकोण त्रिभुज में कोण के आधार पे हमको ये सब तय करना है, तो समकोण त्रिभुज में अगर ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों कोण कितना कितना का होगा? ये दोनों कोण कितना कितना होगा, ये है ना, ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री फिक्स होता है और ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग पूरा कोण भी बोलते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पूरा कोण के बारे में। ये दोनों कोण कितना कितने डिग्री का होगा ये हमको नहीं पता। ठीक है, एग्जैक्ट कितना कितना डिग्री का होगा इसका बहुत सारा केस बनेगा, हमको नहीं पता दोनों कोण अलग अलग कितना डिग्री का है। लेकिन एक चीज कंफर्म ये होता है कि ये दोनों कोण जितना जितना भी डिग्री का हो उसका योगफल 90 डिग्री बनेगा। ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनेगा। तो दोनों कोण का योगफल अगर 90 डिग्री बनेगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू में कितना कितना मान होगा उसके बारे में समझना है। ये दोनों कोण का मान कितना कितना हो सकता है स्टैंडर्ड वैल्यू में, उसके बारे में यहां पे समझना है। तो ये दोनों कोण का योगफल अगर 90 डिग्री बनेगा तो स्टैंडर्ड मान में मैं एक कोण का वैल्यू मैं 45 डिग्री ले लेता हूं,
और दूसरे कोण का वैल्यू भी मैं 45 डिग्री ले लेता हूं। ऐसा केस बन जाएगा क्या? ऐसा केस बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना है, तो एक कोण को मैं 45 ले लिया, दूसरा को भी मैं 45 ले लिया, तभी तो दोनों कोण का योगफल 90 बनेगा और तीनों कोण का योगफल 180 बनेगा। तो मैं ये केस ले सकता हूं, ये दोनों कोण का वैल्यू तुमको स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है। स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये नहीं कि ये उठाना 2 डिग्री का, ये 78 डिग्री का उठा देना, ऐसा नहीं लेना है, स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू में मैं इसको 45 डिग्री ले लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है, 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है, और इस 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है। तुमको क्लियर पता चल गया? अब ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है, ये होता है 1 यूनिट का। इस भुजा की लंबाई कितना होता है? 1 यूनिट का। ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई कितना होता है? 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। ठीक है, अब ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा की जो लंबाई है, ये भी होता है 1 यूनिट का। यानी इसकी जो लंबाई है वो एक्चुअल में नहीं है 1 यूनिट, ये रेशियो में 45 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 1 यूनिट का, तो इस 45 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई भी 1 यूनिट का होता है। तो बच गया ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई जो होता है वो होता है √2 यूनिट। क्या होता है ये? √2 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ये होता है √2 यूनिट। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से बताना हमको, यहां से हमको इतना बता दो, हमको इतना बता दो, 45 डिग्री, यहां कोण कितना कितना डिग्री का है? 45 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, और फिर उसके बाद है 90 डिग्री। 45 45 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, 45 45 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 45 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। फिर अगला जो 45 डिग्री दिखाई देता है उसके सामने वाला भुजा भी कितना होता है? 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है ये कितना यूनिट का होता है? तो ये √2 यूनिट का होता है। तो ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का ये रेशियो हो जाएगा, रेशियो 1:1:√2, 1:1:√2। अगर समकोण त्रिभुज का तीनों कोण तुमको इस तरीके से दिख गया 45 45 90, तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में यही रेशियो बनेगा 1:1:√2। ठीक है, 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो इस 45 डिग्री के सामने भी 1 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा? √2 यूनिट होगा। ठीक है, ठीक है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात लग गया। तुम पीबीएच भी मान सकता है, इसको पी, इसको बी, इसको एच, लेकिन तुम्हारा जो ये जो लिखावट है वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं पीबीएच को नहीं लगा रहा हूं। तुम अंदाजे मानो ना, ये एच है, ये पी है, ये पी बी है। कहने मेरा बात समझ रहा है? इसको लिखने का जरूरत नहीं है। 45 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो 1 यूनिट होता है, इस 45 के सामने वाला 1, और 90 डिग्री के सामने वाला √2 यूनिट होता है। ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में ये रेशियो होता है, ये रेशियो, ये अनुपात होता है, ये अनुपात। ठीक है, ठीक है, चलो ये केस निपट गया, ये केस निपट गया, ये केस निपट गया। चलो अब दूसरा केस बताना मेरे भाई, कोणों के आधार पर केस मैं बना रहा हूं, तो दूसरा केस बनाने के लिए हमको दूसरा समकोण त्रिभुज खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दूसरा समकोण त्रिभुज यहां पे बना लिया, मैं दूसरा समकोण त्रिभुज यहां पे बना लिया। ठीक है मेरे भाई, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इसका भी मैं नाम डाल देता हूं ABC, इसका भी मैं नाम डाल देता हूं ABC। ठीक है मेरे भाई, हमको ये दोनों कोण पे फोकस करना है, हमको ये दोनों कोण पे फोकस करना है, ये दोनों कोण पे फोकस करना है, ये दोनों कोण पे, ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। तो एक कोण कितना होगा? एक कोण कितना होगा? 45 45 का, वो केस मैं ले चुका हूं। ठीक है, तो कोई और दूसरा केस बनेगा ये दोनों कोण के मान का, कोई और दूसरा केस बनेगा ये दोनों कोण के मान का, तो बनेगा, और मान स्टैंडर्ड मान लेना है। तो सर मैं इस कोण का मान 30 डिग्री मान लेता हूं, और इस कोण का मान मैं 60 डिग्री मान लेता हूं। ठीक है, इस कोण का मान 30 डिग्री, इस कोण का मान मैं 60 डिग्री मान लेता हूं। तो 30 + 60 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? तो ये दूसरा केस बना कोण के आधार पे, ये दूसरा केस बना कोण के आधार पे। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां तीनों भुजाओं के बीच में क्या रेशियो बनेगा, उसको ध्यान से समझना है, उसको ध्यान से समझना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है 1 यूनिट। ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है √3 यूनिट, √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है? 2 यूनिट। ये कितना होता है? 2 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ यहां से तुम क्या समझा, यहां से क्या समझा? 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और 90 डिग्री है। 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट।
60 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है? तो √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है? ये 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है? ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में जो रेशियो है वो है समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात है 1:√3:2। 1:√3:2। कब? जब ये 30 ये 60 हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, तुमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीनों भुजाओं का अनुपात है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात है। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने कितना होता है? 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुम समझ गया, इतना बात तुम समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसमें तीसरा केस है, वो भी कोण के आधार पर है, एक प्रकार का और कोण बनेगा उसके आधार पे है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक समकोण त्रिभुज खींच लेता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पे लगा लेता हूं, मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पे लगा लेता हूं, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज मैं यहां पे लगा लिया। चलो, ये वाला एंगल कितना का होगा? ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, मैं समकोण त्रिभुज का नाम डाल देता हूं ए, बी और सी। ठीक है, ठीक है, अब तुम बताओ इसमें, अब तुम बताओ मेरे भाई, इसमें अब मैं ये दोनों कोण कितना कितना ले सकता हूं बताओ, और वो स्टैंडर्ड मान होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड मान होना चाहिए। ठीक है, या तो तुम 45-45 ले लो, या तो 30 और 60 ले लो। तो एक बंदा कहेगा सर 60 और 30, तो 30 और 60 हो तो गया, चाहे 30 और 60 लो, चाहे 60 और 30 लो, दोनों बात तो एक ही है। 30 के सामने 60 के सामने पकड़ना है, इसको 60 लेगा तो 60 के सामने हो जाएगा, इसको 30 लेगा तो 30 के सामने हो जाएगा, तो 30 के सामने एक, 30-60 वाला केस हो गया। 60-30 या 30-60 एक ही है। 45-45 वाला केस हो गया, तो इसमें और कौन स्टैंडर्ड मान बचा बताना, और कौन स्टैंडर्ड मान बचा? तो एक स्टैंडर्ड मान बच गया 15 डिग्री का और 75 डिग्री का। 15 डिग्री और 75 डिग्री, ये दोनों भी स्टैंडर्ड मान होता है मेरे भाई, ये दोनों भी स्टैंडर्ड मान होता है। 15 डिग्री और 75 डिग्री, ये दोनों भी स्टैंडर्ड मान होता है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, रेशियो कैसे लगेगा, तीनों भुजाओं के बीच में कैसे रेशियो लगेगा? तो 15 डिग्री के सामने वाला भुजा ये रहा, तो 15 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो होता है √3 - 1 यूनिट। कितना होता है? √3 - 1 यूनिट। 15 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है? √3 - 1 यूनिट। 75 डिग्री के सामने वाला, 75 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है √3 + का 1 यूनिट, √3 + का 1 यूनिट, √3 + का 1 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 2√2, वो होता है 2√2 यूनिट। ठीक है, तो 15 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है? √3 - 1 यूनिट। 75 डिग्री के सामने वाला √3 + 1 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? 2√2 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों कोण के आधार पे तीनों भुजाओं में क्या रेशियो बनेगा? यहां तीनों कोण कौन है? एक कोण है 15 डिग्री, पहले मैं छोटा लिखता हूं फिर मैं बड़ा लिखता हूं, सब में देखते रहना ध्यान से। एक कोण 15 डिग्री है, दूसरा कोण है 75 डिग्री, और तीसरा कोण है 90 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसका वैल्यू कितना होता है? तो उसका वैल्यू होता है √3 - का 1 यूनिट, √3 - का 1 यूनिट, √3 - का 1 यूनिट। 75 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसका वैल्यू होता है √3 + का 1 यूनिट, √3 + का 1 यूनिट। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसका वैल्यू होता है 2√2, उसका वैल्यू कितना है? 2√2। तो ये क्या है? ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच का रेशियो है। रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच का रेशियो है जब कोण 15, 75 और 90 हो। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज का तीनों कोण 15, 75 और 90 हो तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच का रेशियो ये होता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इसका इस्तेमाल मैं कहां पे करूंगा? समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो अनुपात है इसका इस्तेमाल मैं कहां पे करूंगा? तो इसका इस्तेमाल मैं क्वेश्चन में करूंगा, इसका इस्तेमाल मैं क्वेश्चन में करूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा? तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगने वाला होगा वहां पर मैं इसके इस्तेमाल से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के जगह पर मैं इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको इसका यूज समझ में आएगा। जहां पर भी त्रिकोणमितीय अनुपात का हमको जरूरत पड़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात का जरूरत पड़ा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा लगाना पड़ा, तो उसके जगह पर मैं ये रेशियो इस्तेमाल करूंगा और इस रेशियो से क्वेश्चन जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। समझ रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात का ये अल्टरनेट फॉर्म है, त्रिकोणमितीय अनुपात का ये अल्टरनेट फॉर्म है।
त्रिकोणमितीय अनुपात को स्किप कर दूंगा मैं इस रेशियो से, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा। जहां कहीं पे भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना होगा तो उसको ना लगा के मैं ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच का अनुपात वाला जो रेशियो है इसको लगा के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरा। तुमको खाली यहां पे समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात याद रखना है, तीनों केस का अनुपात याद रखना है। 45 45 90 के बीच में क्या रेशियो, क्या अनुपात होता है तीनों भुजाओं के बीच में? 30 60 90। 30 60 90 में 30 60 90 में क्या अनुपात होता है समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में? और 15 75 90 में क्या अनुपात होता है समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में? ये तीनों केस तुमको याद रखना है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल मैं कहां करूंगा? इसका इस्तेमाल मैं क्वेश्चन में करूंगा। जहां पर भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको लगाना होगा उसको मैं स्किप करके इसका इस्तेमाल करूंगा। चलो, कितना रूल था ये बताना, कितना रूल था ये? 4 था, 4 था। पांचवा रूल ध्यान से देखना, लास्ट रूल है ये, रूल 5। इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। और ये रूल मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका नाम है पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन बेसिक ट्रिपलेट। इसका नाम है पाइथागोरन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये स्पेलिंग गलत हो गया। पाइथागोरन बेसिक ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन बेसिक ट्रिपलेट्स। और ये ट्रिपलेट्स तुमको याद रखना है, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स अगर याद रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से अगर बचना है तो ये पाइथागोरन बेसिक ट्रिपलेट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक ट्रिपलेट्स को ध्यान रखना है। और ये भी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में एक प्रकार का रेशियो ही बतलाता है, एक प्रकार का रेशियो बतलाता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, अब ये बेसिक ट्रिपलेट कौन कौन होता है ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो बेसिक ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5। 3 4 5 समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में ये रेशियो भी बतला सकता है, ठीक है। 3 4 5, 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट है। दूसरा कौन होता है? 3 4 5 के बाद अगला जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 5 12 13। 5 12 13, 5 12 13, ठीक है। 5 12 13। अगला जो ट्रिपलेट है वो होता है 7 24 25। अगला जो ट्रिपलेट है वो होता है 7 24 25, ठीक है। 7 24 25। अगला जो ट्रिपलेट है वो होता है 8 15 17। वो होता है 8 15 17। वो होता है 8 15 17। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से, ट्रिपलेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। 8 15 17, 8 15 17, ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद अगला होता है, इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 9 40 41। 9 40 41, 9 40 41। उसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 11 60 61। वो होता है 11 60 61, 11 60 61। इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 12 35 37। वो होता है 12 35 37, 12 35 37, ठीक है। उसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 13 84 85। 13 84 85, 13 84 85, ठीक है। इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 16 63 65। 16 63 65, 16 63 65, ठीक है। इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है, इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है, इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 20 21 29। 20 21 29, 20 21 29, ठीक है। उसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 28 45 53।
28 45 53, 28 45 53, ठीक है। उसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 33 56 65, 33 56 65, 33 56 65, 33 56 65, ठीक है। इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है, इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 39 80 89, 39 80 89। इसके बाद जो अगला ट्रिपलेट होता है वो होता है 20 99 101, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा भी ये सब बेसिक ट्रिपलेट है और ये सब फेमस है, इन सबको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। ये सब फेमस ट्रिपलेट है। इसके बाद भी 2 4 5 ट्रिपलेट मार्केट में नया आया हुआ है, मैं उसको लिखा देता हूं, ठीक है। जो मार्केट में नया आया हुआ है मैं उसको लिखा देता हूं, उस पर भी आजकल क्वेश्चन बनने लगा है, ठीक है। देखो अब जो नया मार्केट में 2 3 को ट्रिपलेट घूम रहा है वो घूम रहा है 36 77 85, 36 77 85। एक ट्रिपलेट घूम रहा है 48 55 73, 48 55 73। और एक ट्रिपलेट जो घूम रहा है वो है 65 72 97, 65 72 97, 65 72 97। ये 3 को ट्रिपलेट नया आया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक ट्रिपलेट है, जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो यही सब है, वो यही सब है, ठीक है मेरे भाई। ये सब महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है और ये 3 को जो है ट्रिपलेट वो नया मार्केट में आया हुआ है। तो तुमको यहां तक तो किसी भी हाल में याद करना ही करना है, यहां तक तो इसको किसी भी हाल में याद करना ही करना है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि ये होता क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ट्रिपलेट कुछ और नहीं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में ये बताता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो ही समझ लो इसको। इसके कहने का मतलब जो सबसे बड़ा भुजा है वो 5 है और ये हमेशा क्या बनता है, ये कर्ण होता है, कर्ण। अगर ये H बनेगा तो बाद बाकी किसी को भी हम P और B ले सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी किसी को भी हम P और B ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, H होता है, H, H होता है, H। तो ये H होगा तो बाद बाकी कोई सा भी P और B हम ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होता है, कर्ण। ये कर्ण होता है, कर्ण। तो बाद बाकी जो दोनों भुजा है इसको मैं P और B ले सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो सब में वही कहानी इसमें चलता चला जाएगा, सब में वही कहानी चलता चला जाएगा। 8 15 17 में जो कर्ण का काम करेगा वो कौन करेगा, वो 17 करेगा, 17। और बाद बाकी ये दोनों भुजा किसी को भी P और किसी को भी B हम ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से बच जाएगा अगर तुमको ट्रिपलेट पता है तो, ठीक है। कैसे कैसे, एक तो ये इसका जब इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में तब मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं तुमको बता देता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये कोण हो गया H हो गया, और ये कोण हो गया P हो गया, और ये कोण हो गया B हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये H हो गया, ये P हो गया और ये B हो गया, ठीक है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं तुमको कह रहा हूं कि H जो हमारा है वो 37 है, 37, H हमारा 37 है, ठीक है। और P जो हमारा है वो 35 है, 35, P हमारा कितना है, 35 है, 35। तो B का मान बताओ क्या होगा। समकोण त्रिभुज में H का वैल्यू 37 है, P का वैल्यू 35 है, ठीक है। तो दो भुजा का मान तो दे दिया, एक भुजा 37 सेंटीमीटर, एक भुजा 37 सेंटीमीटर H का मान, और P का मान 35 सेंटीमीटर। तो B का मान पूछ रहा है, तो तुम बताओ, मैं तुमको आते ही पहले बताया हूं कि B का मान कैसे निकलेगा। तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दे रखा है, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके B का मान निकाल लो, या नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर बचना है तो ट्रिपलेट्स को याद रखो। ट्रिपलेट्स क्या होता है, सर कर्ण हमारा 37 है, कर्ण हमारा 37 है, 37, और एक भुजा क्या है, 35 है, 35। P और B में से कुछ हो सकता है, एक भुजा 35 है, कर्ण हमारा 37 है। तो तुम्हारे पास ट्रिपलेट याद है, 35 37 से मिलता जुलता ट्रिपलेट कौन है, तो सर ये है 12 35 37, है कि नहीं है, 12 35 37, 12 35 37 एक ट्रिपलेट है जिसमें कर्ण क्या है, कर्ण जो होता है वो 37 है, 37, जिसका कर्ण कितना है, 37 है, और यहां पर कर्ण 37 है, 37, इसका कर्ण 37 है। तो मैं समझ गया कि बाद बाकी दोनों भुजा कितना होगा, 12 और 35 होगा। तो 12 और 35 होगा, तो 35 यहां एंट्री कर चुका है, तो ये कितना होगा, ये 12 होगा।
तो 12 35 37। इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से बच जाएंगे अगर हमको ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो। ये डायरेक्ट समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा रहता है, ठीक है, हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। मैं है ना, ये कुछ और नहीं है ट्रिपलेट, ये कुछ और नहीं है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जो तुम भुजा निकालता है, ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड भुजा ऐसा होता है जिसको याद रखेगा तो तुमको पाइथागोरस प्रमेय लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना बात समझ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इसी में बताना, इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्या होता है, इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे मैं एक भुजा मान लिया, यहाँ पे एक भुजा मैं मान लिया 13, ये 13, ये h है, h 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स होता है, ये 13 है, और ये मैं मान लिया 12, ये मैं मान लिया 12। तो इस भुजा का मान बता दो कितना होगा, इस भुजा का मान बता दो कितना होगा, ठीक है। तो 12 13 से रिलेटेड ट्रिपलेट कौन है, 12 13 से रिलेटेड ट्रिपलेट कौन है, ये है 5 12 और 13, 5 12 और 13। तो तुम क्या करेगा, 12 यहां है 13 यहां है, तो इस भुजा को क्या मान लेगा 5, जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ट्रिपलेट इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखो कि 5 12 13 में 13 तुम्हारा कर्ण है कि नहीं है, खाली कर्ण को देखो बस। 5 12 13 में 13 तुम्हारा कर्ण होना चाहिए, यहां पे 13 कर्ण नहीं है, तो यहां ट्रिपलेट नहीं लगेगा, यहां ट्रिपलेट मत लगाना, यहां पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। अरे समझ रहा है, ट्रिपलेट उसी में लगाएगा जिसमें कर्ण होना चाहिए, जो मान है वो कर्ण के रूप में बैठा होना चाहिए। जैसे 5 12 13 में 13 कर्ण है, तो 13 h के जगह होना चाहिए, तब ट्रिपलेट लगता, मुंह उठा के मत लगा देना, ठीक है। तो ट्रिपलेट कुछ और नहीं, तीनों भुजा का मान दिया होता है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान दिया होता है, जो बेसिक मान है, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाकर डायरेक्ट ट्रिपलेट से ही भुजा का मान निकाल लेंगे। दो भुजा दिया रहेगा और किसी ट्रिपलेट पर अगर बैठ गया और h फिट हो गया तो हम लोग ट्रिपलेट की सहायता से ही हम तीसरा भुजा फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है। इसमें जितना भी थ्योरी था वो पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब अगले क्लास में मैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।